गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयंती आचार्य, विज्ञान शिक्षिका, +2 गवर्नमेंट हाई स्कूल नवस्थापित गया से। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ और कामना करती हूँ कि जिस तरह से आपने पूर्व वर्ष में हमारे गाया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आप जुड़े रहें और इसका फ़ायदा उठाते रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से नए वर्ष में भी आप गया गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े रहें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। ठीक है, तो अब मैं अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी विषय, साइंस के बायोलॉजी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके पिछले क्लास में मेरे कुलीग अभिषेक सर के द्वारा आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवाया गया था और वो 2 चैप्टर्स था पोषण एवं श्वसन। आज मैं उसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं पुनः 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ और वो 2 चैप्टर्स का नाम है उत्सर्जन एवं परिवहन। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, अपने सब्जेक्ट की ओर। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन, आई थिंक आप लोग पहले भी इस वर्ड से अवेयर हुए होंगे, आपको मालूम होगा कि उत्सर्जन क्या होता है, मगर फिर भी मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से उत्सर्जन का मतलब जो है वो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। बच्चों, आप अपने एवरीडे लाइफ में कुरकुरे, बिस्किट्स, टॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह तो खाते होंगे, खाते हैं ना? एकदम खाते होंगे। और खाने के बाद आप इनके रैपर्स को फेंकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? यस, सही सोचा आपने, आप इनके रैपर्स को फेंकने के लिए डस्टबिन का उपयोग करते हैं ना? और उस डस्टबिन में जब कचरा भर जाता है तो उस कचरे को टाइम टू टाइम 1 से 2 दिन के बाद उठा करके घर से बाहर फेंकते हैं। अब ज़रा सोचिए, आप उस डस्टबिन से कचरे को उठा करके घर के बाहर ना फेंके तो क्या होगा? क्या होगा उस स्थिति में? जब आप डस्टबिन से कचरे को उठा करके बाहर ना फेंकेंगे तो जो डस्टबिन है वो पूरी तरह से कचरे से भर जाएगा और कचरा जो है वो बिल्कुल आजू बाजू में ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही कचरा ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा उसमें कीड़े मकोड़े, जर्म्स, वर्म्स, फ्लाइज एक्सेट्रा सब कुछ वहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। और ग्रो हो जाने के बाद आपके जो कमरे का वातावरण है वो पूरी तरह से दूषित हो जाएगा। और हमें तो उसी कमरे में रहना है। जब वातावरण दूषित हो जाएगा तब क्या होगा? हम तरह तरह की बीमारियों के चपेट में आना शुरू हो जाएंगे और फिर हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी समस्या से बचने के लिए ऑलमाइटी ने हमारे बॉडी में एक बड़ा ही डेडिकेटेड और अमेजिंग सिस्टम दिया है और इसी अमेजिंग सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या समझाने वाली हूँ आपको, है ना? आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो हर वक्त होता रहता है। जो हमारा सेल है वो निर्माण का काम भी करता है और विखंडन का काम भी करता है। आप जानते हैं जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट विखंडित होता है और इसके उपरांत जो है हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये तो बात हो गई खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। लेकिन हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जिनको हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है और उन चीज़ों को हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। उनका निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो इतने हार्मफुल होते हैं, इतने टॉक्सिक होते हैं कि अगर हमारे शरीर में वो रहेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा, इसका घातक परिणाम होगा। CO2 जो कि रेस्पिरेशन का वेस्ट है, आपको पता है रेस्पिरेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो CO2 जो है वो रेस्पिरेटरी वेस्ट है और अगर ये CO2 हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो क्या होगा? ये बहुत ही हार्मफुल गैस है, हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, तो इनका एलिमिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड आपने नाम सुना होगा। ये चीज़ें नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद बनती हैं, है ना? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद बनती हैं और इनका जो रिमूवल है वो काफ़ी आवश्यक है। अगर ये नहीं निकलेंगे हमारे बॉडी से तो क्या होगा? हमारे लिए काफ़ी घातक स्थिति होगी। ठीक है, तो जो हमारा डेफिनेशन है
उत्सर्जन का वो यहीं पे आता है। हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो है वो उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, उत्सर्जन कहलाती है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, उत्सर्जन क्या है। अब ये तो हुई उत्सर्जन की बात। उत्सर्जन की बात अब हम देखते हैं उत्सर्जी अंगों के बारे में। उत्सर्जी अंग क्या है और उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो उत्सर्जी अंग हैं ऐसे अंग जो इन हानिकारक वेस्ट को निकालने का काम करते हैं, उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ वो पदार्थ हैं जिन्हें हम अपने शरीर से उत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं, हम यहाँ पे लिखती हूँ मैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गए, जैसे CO2 अभी बताया मैंने, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उत्सर्जी पदार्थ है। इसका रिमूवल शरीर से आवश्यक है क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है। दूसरा उत्सर्जी पदार्थ है हमारे लिए क्या, स्वेट, पसीना, जिसको कि हम लोग हिंदी में पसीना बोलते हैं। और इसको निकालने का काम कौन करता है, इसको निकालने का काम करता है हमारा त्वचा। हमारे स्किन का, हमारे बॉडी का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, स्किन। और इसी स्किन के थ्रू बॉडी से पसीना बाहर निकलता है। और CO2 किसके द्वारा निकलता है, CO2 लंग्स के द्वारा निकलता है। CO2 लंग्स के द्वारा निकलता है। फेफड़ा ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, जो वायु हम लोग लेते हैं वातावरण से, उसमें जो O2 है हमारा एल्वियोलाई उसको ले लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। उसके बाद आती है बारी यहाँ पे यूरिया। क्या है, अभी बोला मैंने, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, इन सबको निकालने का काम कौन करता है, लीवर जो है इन सबको भेज देता है किडनी तक। कहाँ भेज देता है, किडनी तक। और फिर किडनी जो है इनको यूरिन के माध्यम से, यूरिन में मिक्स करके यूरिन बनाता है और फिर बाहर भेज देता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग हैं। ये तो हो गई एसेसरी, ये जो है वो सहायक उत्सर्जी अंग है। बट जो हमारा मेन उत्सर्जी अंग है वो है क्या, किडनी, जो मुख्य उत्सर्जी अंग है मनुष्य में। जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी है। इसको हम लोग हिंदी में ब्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिक भी बोलते हैं या फिर गुर्दा भी बोलते हैं। यही गुर्दा जो है या ब्रिक जो है हमारा मेन उत्सर्जी अंग है। वो जो था स्किन, फेफड़ा, ये सब एसेसरी था, बट ये जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो अब देखते हैं हमारा किडनी की रचना के बारे में। किडनी की रचना के बारे में देखते हैं कि किडनी जो है वो क्या है, कैसे काम करता है, इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। ये देखिए किडनी का स्ट्रक्चर है। ये हमारे बॉडी में एक पेयर किडनी पाई जाती है, 1 पेयर, जोड़ी, एक जोड़ी कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं इन नंबर 2। और जो ये यहाँ से निकलता है यूरेटर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, यूरेटर बोलते हैं। और ये जो यूरेटर है वो किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। और ये यूरेटर जो है वो यहाँ से यूरिन को लेकर के यहाँ नीचे यूरिनरी ब्लैडर में, इसका जो दूसरा किडनी का जो सबसे पहले है, इनकी संख्या है क्या, इनकी संख्या 2 होती है। किडनी की संख्या 2 होती है। और उसके बाद फिर यूरेटर जो है इनकी संख्या भी क्या होती है, 2 होती है। और फिर उसके बाद बारी आती है यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये 1 है। और यूरिनरी ब्लैडर वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर रहता है, जमा रहता है। और जब यूरिनरी ब्लैडर मूत्र से भर जाता है, यूरिन से भर जाता है, तब फिर क्या होता है, हमें अर्ज होती है, हमें महसूस होता है कि अब हमें टॉयलेट जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये यूरेथ्रा के माध्यम से
आउट, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे किडनी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। वन पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ये हमारा आउटर स्ट्रक्चर, ये जो है हमारा किडनी का आउटर स्ट्रक्चर है। अब हम थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है किडनी का? इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल का मतलब समझते हैं आप? इंटरनल का मतलब आंतरिक, आंतरिक संरचना, किडनी की आंतरिक संरचना। तो किडनी की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये मैंने किडनी बनाया यहाँ पे लाइक दिस। इसका आउटर सरफेस जो होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स होता है। अब कन्वेक्स और कनकेव का मतलब तो आपको शायद मालूम ही होगा, कनकेव क्या होता है और कन्वेक्स क्या होता है। तो आउटर सरफेस जो है कन्वेक्स और जो इनर सरफेस है वो क्या होता है? कनकेव होता है। और इनर सरफेस में एक खांच कह सकते हैं उसको, एक नोच, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नोच, और अगर हिंदी में बात करें तो उसको हम लोग खांच कह सकते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से रीनल आर्टरीज और रीनल वेन जो है यहाँ पे प्रवेश करते हैं। रीनल आर्टरीज और ये रीनल वेन। और यहीं से फिर क्या होता है, ये नीचे की ओर जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है किडनी में तो यहाँ पे फिर क्या निकलता है? यूरेटर। यहाँ से यूरेटर निकलता है जो नीचे की ओर यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। समझ में आई बात? और अब किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ पे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग जो है ये बाहरी भाग ये एक कैप्सूल से घिरा होता है, एक कैप्सूल से घिरा होता है और इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसका जो इंटरनल भाग है, इंटरनल पोर्शन है, इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। इंटरनल पोर्शन को मेडुला कहते हैं। और कॉर्टेक्स रीजन में ही कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप की रचनाएं पाई जाती हैं लाइक दिस, इस तरह से। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल पैपिली, रीनल पैपिली और पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल पैपिली या पिरामिड बोलते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 15 से 16, नंबर कितना होता है इनका? 15 से 16 इन नंबर, इनकी संख्या 15 से 16 होती है। और इसका भी जो इंटरनल भाग है इसको हम लोग कहते हैं क्या? रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। ये इंटरनल जो सबसे अंदर का भाग है वो हो गया रीनल पेल्विस। तो इस तरह से किडनी की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से हम पाते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब एक मैंने बोला कि किडनी जो है वो सबसे मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बट किडनी में ऐसा क्या है जो यूरिन बनाता है या ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है? तो आइए जानते हैं उसके बारे में भी। नेफ्रॉन, किडनी में यही वो पार्ट है, नेफ्रॉन इसको बोलते हैं। और यही नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फिल्टरिंग यूनिट है। मीन्स जो फिल्टर करने का काम होता है वो इसी नेफ्रॉन के वजह से होता है। अब हम लोग नेफ्रॉन को घरेलू वाटर फिल्टर से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। आप सबने देखा होगा वाटर फिल्टर, केंट, आरओ सबके घर में लगा हुआ होता है और उसको हम पानी पीने के लिए, शुद्ध जल पीने के लिए यूज़ करते हैं।
तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि किडनी के आरओ के अंदर एक मशीन लगी हुई होती है जो कि पानी को छानने का काम करता है, पानी से अशुद्धियों को निकालने का काम करता है। और ठीक दूसरी तरफ एक और पाइप लगा होता है जो कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके पानी के साथ उसको बाहर निकाल देता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा किडनी भी नेचुरल फिल्टर है हमारे बॉडी का। किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन नाम की रचना पाई जाती है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। समझ में आई बात? तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरह से सजीवों की इकाई है सेल, कोशिका कहते हैं ना, कोशिका के बिना हम सजीव की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो नेफ्रॉन है वो किडनी की स्ट्रक्चरल, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो नेफ्रॉन है। तो अब आइए देखते हैं नेफ्रॉन की रचना कैसे होती है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो रक्त को फिल्टर करके रक्त से अशुद्धियों को निकाल देता है और फिर हमारे बॉडी में शुद्ध रक्त बच जाता है। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के बारे में जान लेते हैं। नेफ्रॉन के विभिन्न पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो भाग है नेफ्रॉन का जो सबसे पहला भाग है वो इस तरह से प्याले नुमा रचना होता है, प्याले के समान रचना होता है। इसका जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है, सबसे जो ऊपरी भाग होता है नेफ्रॉन का, वो जस्ट लाइक दिस, नेफ्रॉन कप के समान, जस्ट लाइक अ बाउल और कह सकते हैं कप, तो कप के समान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोमेंस कैप्सूल। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग वोमेन संपुट बोलेंगे, इंग्लिश में हम लोग वोमेन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और वोमेन कैप्सूल के जो नीचे का भाग है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ पतला हो जाता है, जिसको कि हम लोग रीनल टिब्यूल बोलते हैं, रीनल टिब्यूल बोलते हैं। रीनल टिब्यूल कुछ आगे जा कर के कुछ इस तरह से क्वाइल्ड का मतलब कुंडलित हो जाता है, लाइक दिस, इस तरह से कुंडलित हो जाता है। इस कुंडलित भाग को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल जो है वो आगे चल करके कुछ इस तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर, यू के समान, इंग्लिश का जो लेटर होता है यू, जस्ट लाइक दिस, इसको हम लोग कहते हैं क्या? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले। अब ये लूप ऑफ हेनले अगेन अब यहाँ पर आकर के फिर से एक बार क्या होता है, ज़रा सा फिर से क्वाइल्ड हो जाता है, लाइक दिस, इस तरह से। और क्वाइल्ड होने के बाद यहाँ पे फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के एंड होता है, इस तरह से। तो ये है हमारे नेफ्रॉन की रचना। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और होता है, ये यहाँ पे रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है, रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल, ये दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं क्या? मालफीजियन कैप्सूल, मतलब ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन कैप्सूल टुगेदर कॉल्ड एज। देखिए ये यहाँ पे ये बना हुआ है कप लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस, यहाँ आपको वोमेन कैप्सूल दिख रहा है, ये है ग्लोमेरुलस दिख रहा है ना। और इसी ग्लोमेरुलस में जो एफरेंट आर्ट्रियोल है और इफरेंट आर्ट्रियोल है, ब्लड को लेकर के आता है, और यहीं पे जो ब्लड को छानने की क्रिया होती है, फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, वो यहीं पे होती है। ये देखिए इसका लिम्ब किस तरह से ये नीचे गया है, यू लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, लूप ऑफ हेनलेज
देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और एसेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, इसको हम लोग ये जो मैंने बनाया यहाँ नीचे की ओर, इसको एसेंडिंग लिम्ब भी बोलते हैं, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब, चूँकि ये नीचे की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। और यही लिम्ब जब ऊपर की तरफ जाएगा तब इसको क्या बोलेंगे, एसेंडिंग लिम्ब, और ये जो है वो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए कार्य भी लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलस हाई प्रेशर कैपिलरीज बेड। यहाँ पे क्या होता है, रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है। मतलब जस्ट समझ लीजिए कि एक कप में रखा हुआ मैगी नूडल्स, एक कप में अगर हम मैगी नूडल्स को रख दें तो वो जिस प्रकार से दिखता है, कुछ इसी प्रकार से ये जो ग्लोमेरुलस है वो दिखता है। जस्ट अ बंच ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा होता है ये, और इसी गुच्छे से रक्त को छानने की क्रिया होती है। वुमेन्स कैप्सूल समझ गए, और वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली जो है इनको माल्फिजियन कैप्सूल्स बोलते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट ये है हमारा, तो ईच नेफ्रॉन हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई। और जो नेफ्रॉन है यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस दिखाया हुआ है, यहाँ पे रीनल आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड है वो आर्टरी जो है वो आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है, और आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को लाने का और ले जाने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का रचना। अब जो नेक्स्ट है हमारा इसमें, वो देखते हैं कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेफ्रॉन तो फिल्टर करता है, इतनी बात तो समझ में आ गई, बट कैसे फिल्टर करता है ब्लड को, मैकेनिज्म क्या है, यूरिन हमारे बॉडी में कैसे बनता है, अब जरा हम इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला भाग नेफ्रॉन का था हमारा वुमेन्स कैप्सूल। ये वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इस वुमेन कैप्सूल में अभी भी मैंने बताया कि रक्त केशिकाओं का क्या होता है, लाइक दिस गुच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आर्ट्रियोल्स होते हैं, एक को बोलते हैं एफरेंट, ये जो है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है, एफरेंट आर्ट्रियोल, और दूसरा जो है हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो क्या करता है, ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको लेकर के यहाँ आता है। कहाँ आता है, ग्लोमेरुलस में आता है। तो ग्लोमेरुलस में जब आता है तो चूंकि ये रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है, तो यहीं पे जो ग्लोमेरुलस है, रक्त में से जो इम्प्योरिटीज़ है, जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ब्लड में घुले हुए जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनको ये यहाँ पे छान देता है। और छानने के बाद नेक्स्ट भाग आपको बताया था मैंने, यहाँ पे क्या होता है, रीनल टिब्यूल में, यहाँ से छान करके क्या होता है, रीनल टिब्यूल की ओर यहाँ पे आ जाता है, रीनल टिब्यूल में आ जाता है। उसके बाद रीनल टिब्यूल के बाद बारी आई थी इसकी नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल की बारी आई थी। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल क्या करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में जैसे ही फिल्ट्रेट आता है, मतलब कि ग्लोमेरुलस से छन करके जो रक्त नीचे की ओर आता है, पीसीटी में आता है, यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें छन जाती हैं रक्त के साथ, उसको ये फिर से अवशोषित कर लेता है। एक्चुअली जो फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। पहला क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, 3 स्टेप्स। ब्लड को फिल्टर करने की क्रिया जो होती है वो 3 चरण में पूरी होती है। कितने चरणों में, 3 चरण में। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो अभी मैं पहले स्टेप की बात कर रही हूँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन थ्रू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के द्वारा छनने की क्रिया जो है वो ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन कहलाती है। तो यहाँ से ग्लोमेरुलस से होते हुए जो रक्त है वो यहाँ पे आया। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त को तो छानता ही है, मगर ग्लोमेरुलस के पास थोड़ी सी गलती कर बैठता है। ये क्या गलती करता है, देखिए ग्लोमेरुलस क्या करता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उस स्मॉल पार्टिकल्स के साथ साथ क्या करता है, थोड़ी जो यूज़फुल चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको भी छान देता है। जैसे कि ग्लूकोज है या कुछ स्मॉल प्रोटीन्स है, इन सबको भी छान देता है। अब जब इन सबको भी छान देता है तो क्या होगा, अगर ज़रूरत वाली चीज़ें हमारे शरीर से निकल जाएंगी तो हमारे शरीर को फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जैसे प्रोटीन क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, तो अगर यहाँ से छन करके निकल जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो क्या होगा, हमारे शरीर का जो निर्माण है इसमें बाधा आने लगेगी, हम कमज़ोर पड़ने लगेंगे, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट शुगर की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अब अगर प्रोटीन निकलने लगेगा हमारी बॉडी से तो प्रोटीन तो हमारे ग्रोथ में मदद करता है, तो हमारा जो वृद्धि और विकास है, जो ग्रोथ है, वो भी प्रभावित होगा, है ना। तो इस तरह से इससे बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल का प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड भाग है वो क्या करता है, इनको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ दूसरा जो मैंने यहाँ लिखा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव का मतलब है कि कुछ गिने चुने पदार्थों, है ना, तो गिने चुने पदार्थ जैसे शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको ये छान लेने का कोशिश करता है, दोबारा से अपने आप में ले लेता है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब तीसरा जो है वो क्या है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन, अब ये जो फिल्ट्रेट है यूरिया, यूरिक एसिड अभी भी यहाँ पे है, अभी भी यहाँ पे यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो है। तो ये क्या करता है, जैसे ये आगे बढ़ता है यहाँ पे, फिर से मैंने बताया था कि ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है लाइक दिस, और फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट था। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो यूरिया और यूरिक एसिड है यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो हमारे रक्त में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, ये सब जो है ये यहाँ पे क्या होता है, फिर से इनको ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए भले ही क्वांटिटी कम मात्रा में ज़रूरत हो हमारे बॉडी को, लेकिन क्या है, उनकी ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है। इसलिए ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो ये सब कुछ है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब इसके बाद बच जाता है यूरिया। अब यूरिया जो बच जाता है तो यूरिया जो है वो फिर यहाँ यूरिन अब ये जो फिल्ट्रेट है पूरी तरह से यूरिन में कन्वर्ट हो चुका होता है ना। अब इस तरह से मूत्र का निर्माण होता है, और जो यूरिन है यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, यहाँ से फिर कहाँ जाता है, यहाँ से फिर निकलेगा ये ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से यूरिन का निर्माण हमारे बॉडी में होता है। तो इस तरह से देखा आपने कि हमारे बॉडी में किडनी जो है कैसे एक मेजर रोल प्ले करता है और मूत्र को निर्माण करने का काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पौधों में उत्सर्जन। अब तक तो बात की हमने जंतुओं में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन की, अब हम देखते हैं पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो पौधे तो हमारी तरह उनके बॉडी में कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम है नहीं, ना तो उनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना ही उनके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मगर फिर भी वो सजीव हैं, हमारी तरह वो भी सजीव हैं। तो उनमें भी वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे में होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पौधों के जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं वो है लैटेक्स, रेजिन, टैनिन, रबर, गोंद एक्सेट्रा, ये सब। और इनमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, इनमें तो कोई खास अंग होता नहीं है, तो इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, या तो पत्तियों के गिरने से अलग हो जाता है। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, पत्तियों के द्वारा होता है।
पत्तियों के द्वारा। ये भी बड़ी स्मार्ट हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना बड़े ही स्मार्ट होते हैं। इन्होंने भी कुछ बेहतरीन तरीका अपनाया हुआ है अपने वेस्ट से छुटकारा पाने का। तो वो तरीका क्या है? पत्तियों के द्वारा। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि इनका जो वेस्ट है वो क्या करते हैं, पत्तियों में जमा करते जाते हैं। धीरे धीरे कर करके पत्तियों की ओर भेजते हैं और उनमें वो जमा करते जाते हैं। और जब पत्तियां पेड़ से अलग होती हैं, टूट करके गिरती हैं, तो उनके साथ ही उनका जो वेस्ट है वो गिर जाता है। दूसरा, इनके बार्क, छाल, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं क्या, छाल के रूप में। आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़, पीपल वगैरह या नीम का पेड़, जैसे जितना पुराना होता जाता है उसका जो आउटर लेयर है बिल्कुल उसके ऊपर छाल सा बन जाता है, मतलब कवरिंग जो है वो छाल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये छाल जो है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल भी होता है। कई पेड़ों के तो छाल हम लोग एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो ये जो छाल होता है एक्चुअली क्या होता है, उनका वेस्ट होता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2, ऑक्सीजन और O2, ये कैसे निकल जाता है? ये हमारा स्टोमाटा के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया आपने पढ़ाई होगा, वाष्पोत्सर्जन, एक जो एक्स्ट्रा वाटर है इनके पास, वाटर निकल जाता है किसके द्वारा? ट्रांसपिरेशन जो क्रिया होती है, एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे के वायवीय भागों से जो वाष्प के रूप में पानी निकल जाता है, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा इनके बॉडी से बाहर निकल जाता है। और कुछ चीज़ें जो प्लांट के लिए वेस्ट है, इवन वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, जैसे यूकलिप्टिस का तेल, यूकलिप्टिस और या फिर चंदन का तेल यूज़ करते हैं हम लोग एज ए मेडिसिन। तो चंदन का तेल जो है वो प्लांट का वेस्ट होते हुए भी उनके लिए वो वेस्ट है, पर हमारे लिए वो यूज़फुल चीज़ है। तो इस तरह से जो पौधे हैं वो अपने वेस्ट से छुटकारा पाते हैं। अब हमारा जो है कुछ क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, जैसे मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक येलो कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसको कि हम लोग यूरोक्रोम बोलते हैं। जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है यूरिन में उसको हम लोग यूरोक्रोम बोलते हैं। उसकी वजह से ही हम लोग उसको मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। दूसरा क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अभी भी मैंने पढ़ाया ग्लोमेरुलस के बारे में, कैसे जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो फिल्ट्रेशन थ्रू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त को छानने की जो क्रिया है उसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और यह जो क्रिया है ये उच्च दाब पर होती है, हाई प्रेशर पे, क्योंकि एफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इफरेंट आर्टियोल। तो इसलिए जो छन्ने की क्रिया होती है वो उच्च दाब पर होती है, और उच्च दाब पर जो रक्त को छन्ने की क्रिया होती है इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है काफ़ी माइन्यूट चीज़ों को भी छान देना, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको छानने की क्रिया जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। तो इस तरह से जब एग्ज़ाम्स में छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से जो मैंने समझाया है उसी से उसका आंसर है, आप इसको करेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे 1-2 मैं यहाँ समझा देती हूँ, बाकी आपको वहाँ पे PDF में मिलेगा, वहाँ से आप उसको देख करके उसको सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज दैट निम्नलिखित में कौन प्रोटीन व अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? क्या होगा आंसर? पहला ऑप्शन है आपका यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, सभी। क्या होगा? ये सब के सब जो हैं वो अमीनो अम्ल जो बनता है प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से, उसमें ये सारे ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सभी, डी। इसी तरह से यूरोक्रोम, मानव में डायलिसिस थैली होती है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। अभी बताया हमने, जो रक्त को छानने का काम करता है वो क्या है? नेफ्रॉन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर्स भी मैंने दे रखा है, बट आप पहले अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिएगा, क्योंकि चैप्टर्स को पढ़ाई करवा दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आप
इसको अपने दिमाग से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और जब ना समझ में आए तब उसका आंसर हम लोग देखेंगे या वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देखेंगे। तो इस तरह से अब मैं इस चैप्टर को एंड करती हूँ इसका, और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्या, परिवहन। परिवहन शब्द बड़ा ही कॉमन शब्द है। परिवहन का मतलब होता है जस्ट चेंज इन प्लेस, स्थान में परिवर्तन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर किसी चीज़ का ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो परिवहन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं परिवहन क्या है, परिवहन की आवश्यकता क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में आता है, जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस। उसके बाद है हृदय की रचना और हृदय का कार्यविधि। उसके बाद बारी आती है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र एक्चुअली हम लोग मानव हैं, इंसान हैं, और हमारे में जो परिसंचरण होती है, रक्त को परिसंचरण की जो क्रिया होती है वो डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सेपरेट चैम्बर में रहते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें ज़्यादा काम करना होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है हमारे बॉडी को। तो इसलिए हमारे में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र। फिर उसके बाद आता है धमनी व शिरा में अंतर, आर्टरीज और वेन क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। एट लास्ट रक्त के अवयव एवं कार्य। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल में देखा गया है कि एग्ज़ाम में कभी 1 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में, और इवन जो हृदय की कार्यविधि है और डायग्राम है हार्ट का, ये तो 5 मार्क्स में आता है ना। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पहले उसको डिस्कस करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कितना समय बचता है फिर। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ हार्ट का स्ट्रक्चर, जो 5 मार्क्स, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ जाते हैं और डायग्राम के साथ इसका सही वर्णन कर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स, 5 नहीं तो 4.5 मार्क्स तो ज़रूर ही मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम, हृदय की रचना कैसे होती है और हृदय में जो परिसंचरण होता है रक्त का वो कैसे होता है। देखिए वहाँ पे तो डायग्राम बना हुआ है, सो बना हुआ है ही है। मैं आपको एक छोटे से रफ डायग्राम के थ्रू हृदय का जो फंक्शन है, जो वर्किंग है, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा हार्ट है वो एक सेप्टम के द्वारा, हमारा जो हार्ट है वो एक सेप्टम के द्वारा 2 भाग में डिवाइड रहता है, 2 भाग में डिवाइड रहता है। फिर यहाँ पे मैंने बना दिया ये और फिर ये हो गया हमारा राइट पोर्शन और ये हो गया हमारा लेफ्ट पोर्शन। अगेन ये जो है 2 भाग में, फिर दोबारा जो 2 ईच हाफ जो है, दोनों हाफ जो है वो फिर से 2 भागों में डिवाइड रहता है, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर को हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला जो चैम्बर है इसको भी क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से इधर क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम और राइट क्या, वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पर नोटिसेबल है और रिमेंबर करने का है कि हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट साइड में ऑलवेज प्योर ब्लड होता है और राइट साइड में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हार्ट में टोटल कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए हार्ट में। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो लेफ़्ट चैम्बर, लेफ़्ट जो वेंट्रिकल होता है उसकी जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी मांसल होती हैं, मांसपेशियों की बनी होती है, थिक होती हैं, क्योंकि यहीं से क्या होता है, इनको ब्लड को ऊपर पंप करना होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ही एओर्टा के माध्यम से ब्लड को ऊपर पूरे शरीर में पंप किया जाता है। ये हो गई रचना हमारे हृदय की। और यहाँ पे एक चीज़ और पाया जाता है, राइट एट्रियम में, ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे पाया जाता है डाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब इसी डायग्राम में मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे जो ब्लड है हमारे हार्ट में प्रवेश करता है और कैसे यहाँ से निकलता है। सपोज दैट देखिए ये यहाँ पे ऑर्गन है, यहाँ पे ऑर्गन है,
ऑर्गन से जो ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है, राइट चैम्बर के एट्रियम में जाता है, ठीक है। और कैसे जाता है, ये महाशिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा ये जाता है, यहाँ पे महाशिरा के द्वारा राइट चैम्बर के अपर पोर्शन में पहुँचता है, जो कि क्या है, राइट एट्रियम है हमारा। इसके बाद जब ये भर जाता है पूरी तरह से ब्लड से, तब ये क्या होता है, नीचे वाले चैम्बर में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ट्राइकैस्पिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने की वजह से पूरा ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में चला आता है। यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने का मकसद क्या है, लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन की क्रिया होती है, मतलब रक्त को शुद्ध किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है। और ये जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, लंग्स में। यहाँ पे लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन के बाद ये फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा ये यहाँ लेफ्ट चैम्बर में इंटर करेगा, पल्मोनरी वेन। अब जब ये पल्मोनरी वेन भी भर जाएगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर ब्लड जो है वो यहाँ आएगा। यहाँ से फिर अब जब ये जो वाल्व है, ये जब ब्लड यहाँ आता है तो वाल्व उसको नीचे तो जाने देता है बट वापस नहीं जाने देता। तो वापस आखिर कैसे जाएगा ये ब्लड, वापस जाने के लिए इसके पास एओर्टा होता है, यहाँ से फिर एओर्टा निकलता है, और इसी एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है वो फिर पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे हार्ट में जो है वो यहाँ पे भी देखिए, आप डायग्राम में देख करके समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए आप कि यहाँ पे लेफ़्ट और राइट पोर्शन, लेफ़्ट पोर्शन में देखिए हमेशा राइट पोर्शन में दिखाया गया है क्या, इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड को दिखाने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था इसमें, आर्टरीज और वेन। तो आर्टरीज और वेन में डिफरेंस के बारे में, तो आर्टरीज आपको शायद पता भी होगा पहले, आर्टरीज वैसी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट से शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को ले जाने का काम करती है, जबकि वेन्स जो हैं ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो कि शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को हृदय तक लाने का काम करती हैं। दूसरा क्या होता है, आर्टरीज में जो है वो वाल्व नहीं होता, आर्टरीज में वाल्व नहीं पाया जाता है, जबकि वेन्स में वाल्व पाया जाता है। और आर्टरीज की जो दीवारें हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, आर्टरीज की दीवार काफ़ी मोटी होती हैं, जबकि वेन्स की जो दीवार है वो पतली होती है, ठीक है। और सबसे मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, वो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड को हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है, जबकि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का काम करती है। तो यही जो 2-3 डिफरेंसेस हैं आर्टरीज और वेन के बीच में, इसको लिख देना है। और अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अभी मैंने किडनी का डायग्राम बनाया, उसमें नेफ्रॉन के थ्रू जो रक्त को छानने की क्रिया है उसका डिस्कशन किया। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक है AGE, ठीक है, AGE, एज, इसको हम लोग पढ़ते हैं ना, एज। तो अभी जब मैं बताई थी तो ए किस लिए, एफरेंट आर्ट्रियोल के लिए, एफरेंट आर्ट्रियोल के लिए मैंने एक कोड बनाया है, उसको हम लोग ए से डिनोट किए। तो एफरेंट से आता है और फिर ये ग्लोमेरुलस में जाता है। कहाँ जाता है, एफरेंट से आने के बाद ग्लोमेरुलस में जाता है, और ग्लोमेरुलस में जितना छना उतना छना, उसके बाद इफरेंट के थ्रू क्या है वो बाहर निकल जाता है ना। तो अगर आप इस कोड को याद रखते हैं तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में छनने की क्रिया कैसे होती है इसको आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अभी मैंने ये जो दूसरा क्वेश्चन हार्ट का बनाया डायग्राम, इसके लिए मैंने कोड, ये मेरा अपना कोड है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी कोड को रखें, आप अपने दिमाग में कोई ऐसा कोड बना लें जो कि आपको इजीली याद रहे।
जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा DRT, ठीक है। तो D क्या है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। R फॉर राइट, ठीक है, राइट दाहिना भाग, और T फॉर ट्राइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड, राइट और ट्राई। अब बात समझ में आई आपको? क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड हमेशा किस साइड में होगा? राइट साइड में होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज प्रेजेंट इन द राइट साइड, वेयर एज ट्राइकस्पिड वल्व हमेशा कहाँ होगा? राइट साइड में होगा, ठीक है। अब अगर DRT हम याद करते हैं तो राइट और लेफ्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा कि राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन लेफ्ट में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ कोड अपने दिमाग में बना करके रखिए जिससे आप किसी भी टॉपिक को इजीली वहाँ पे लिख सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर देखा गया है बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको घबराहट होने लगती है। तो इस तरह से पहले से ही माइंड में कुछ सेटअप अगर आप रखेंगे तो आप इजीली बिना घबराहट के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, बायोलॉजी के लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि हमेशा जो है वो पेंसिल रखिए अपने साथ, हमेशा HB पेंसिल रखिए और साथ में इरेज़र वगैरह भी रखिए, क्योंकि जो बायो है उसमें अक्सर डायग्राम की आवश्यकता होती है। अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि हाँ डायग्राम की पॉसिबिलिटी बनती है तो उस डायग्राम को ज़रूर वहाँ पे डालिए। जैसे आपने हार्ट के बारे में पढ़ा, तो हार्ट में अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो एग्जामिनर क्या समझेगा? कैसे आपने उसका फ़्लो दिखाया, राइट और लेफ़्ट में कैसे फ़्लो दिखाया, है ना। तो डायग्राम हमेशा बनाइए और उसके लिए फिर क्या, पेंसिल का उपयोग कीजिए, ठीक है। तो इन सारी बातों को, और आपको ये जो 2 टॉपिक्स हैं वो कैसा लगा इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर आप जानते ही हैं कि गया गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उस वीडियो को देखिए। और अगर आपको कुछ भी उसमें कुछ कमी या ज़्यादा कुछ भी मेरिट और डिमेरिट उसका लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर कोई डाउट है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप वहाँ पे पूछिए, आपको उसका आंसर और आपको जो डाउट है उसको बहुत जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ गया गाइडेंस प्रोग्राम में, इस नए वर्ष में भी पूर्व वर्ष की भांति पूरे जोश और उल्लास के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।